थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये वीडियो स्पेशली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमबीए के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जो कि अगले 1 डेढ़ महीने में शुरू हो जाएँगे, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं। तो तभी आप इसको देखें, नहीं तो नॉर्मल लोगों के काम की चीज़ नहीं है, कोई बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं है ये, ठीक है? अगर आप स्पेशली किसी अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन जनरल आप एजुकेटेड कन्वर्सेशन करना चाहते हो किसी के साथ, तभी आप ये वीडियो आपके काम आएगा। तो व्हाट आर द 10 वेज़ कि हम मिडिल इनकम ट्रैप से निकल के, इंडिया की बात कर रहा हूँ, मिडिल इनकम ट्रैप से निकल के एक हाई इनकम स्टेटस में आ सके। काफ़ी डेकेड्स हो गए हैं, काफ़ी सारे दशक निकल गए हैं, हम इस मिडिल इनकम ट्रैप में फँसे हुए हैं। सो व्हाट आर द रीज़न्स एंड हाउ कैन वी आउटग्रो इट? इसको हम 10 पॉइंट्स में समझेंगे। देखिए, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं जैसे इंदरमीत गिल, होमी खराज, बैरी आइशंग्रीन। इन लोगों का मानना है कि जब एक देश मिडिल इनकम कंट्री रहता है और वो ट्रांज़िशन कर रहा होता है इनटू हाई इनकम स्टेटस, वो स्टैग्नेशन फेस फेस करता है, बहुत सारा इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस करता है, इन्फ्लेशन फेस करता है और इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन्फ्लेशन के साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करता है। जैसे इंडिया फेस कर रहा है जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। आजकल जो इंडिया में हो रहा है इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन तो होता ही है, प्लस इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और इन्फ्लेशन भी होता है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन दोनों साथ में आ जाए ना तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो एक बहुत ही वियर्ड सा कॉम्बिनेशन बनता है, इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं एंड इंडिया सफरिंग फ्रॉम इट। एक तरफ इकोनॉमिक स्लोडाउन भी है, लोगों के पास जॉब्स भी नहीं है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी ज़बरदस्त है, चीज़ों के भाव जो है डबल हो गए हैं। तो दैट इज़ स्टैगफ्लेशन। तो इन इकोनॉमिस्ट्स का मानना ये है कि जब एक देश ट्रांजिट कर रहा होता है मिडिल इनकम से हाई इनकम, उसके बीच में वो एक स्टैग्नेशन या स्टैगफ्लेशन का फेज जो है वो फेस करता है। अब वो 5 साल का भी हो सकता है और 50 साल का भी स्टैग्नेशन आ सकता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप एक मिडिल इनकम कंट्री होते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी। हमारे देश में जैसे है, बहुत सारे रोड टूटे हुए हैं, ऑफिसेज ठीक से काम नहीं करते हैं, हमारी जो पॉलिसीज, हमारे जो लॉज हैं वो आउटडेटेड हैं। इन सबको स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, इनसफिशिएंट इनोवेशन है, क्योंकि हमारे देश में लोग इनोवेशन से ज़्यादा परमानेंट जॉब्स की तरफ जा रहे होते हैं। कंपनीज़ भी सिक्योरिटी की तरफ जा रही होती है। जो बड़े-बड़े आईटी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सिर्फ़ यूएस के कंपनी के बैक ऑफिसेज़ की तरह काम करती हैं। ये कोई इनोवेटिव काम नहीं करती हैं। ये कोई अगला फ़ेसबुक, गूगल अ, या फिर जितनी भी ओपन एआई, इस टाइप के इनोवेटिव काम नहीं कर रही। ये बस क्लेरिकल काम कर रहे हैं अमेरिकन ऑफिसेज़ के लिए। भले ही बड़े कंपनीज़ हैं, बड़े ही नाम के वास्ते ये लोग आईटी कंपनीज़ हैं, बट काम ये क्लर्क वाला कर रहे होते हैं। ठीक है? बैक एंड ऑफिसेज़ का काम कर रहे होते हैं यूएस कंपनी से। सो वी हैव इनसफिशिएंट इनोवेशन। उसके बाद वीक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, they are weak relatively compared to the US institutions or European institutions. और India's current macroeconomic challenges, देयर आर मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस। हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। 80-85 करोड़ लोग अभी भी फ्री का अनाज उठा रहे होते हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव अ परचेजिंग पावर। नहीं तो वो सेकंड ग्रेड का ग्रेन क्यों खा के ज़िंदा हैं? वो जो राशन में जो मिलता है, वो क्या कोई बहुत अच्छा खाना होता है क्या? दैट सब थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड फूड, बट वो खा के ज़िंदा है 85 करोड़ लोग। दैट मीन्स दे डोंट हैव इनफ परचेजिंग पावर टू बाय इवन डिसेंट क्वालिटी राइस। तो देयर आर मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस। फिर लो प्रोडक्टिविटी है हमारे देश में। चाइना जितने रिसोर्स से जितना कुछ प्रोड्यूस कर देता है, हम हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, बी इट एग्रीकल्चर, बी इट मैन्युफैक्चरिंग और बी इट सर्विस सेक्टर। एंड रिजिड लेबर मार्केट। लेबर मार्केट अपने यहाँ बहुत रिजिड है। लेबर यूनियन, आप लोगों को जल्दी निकाल नहीं सकते। दैट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कॉर्पोरेट्स टू वर्क। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे, विच ऑल कम अंडर दिस स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, और इस वजह से हम मिडल से हाई इनकम में ट्रांजिट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है हमारा बहुत लंबा चला गया है और शायद अभी और आगे तक जाएगा, पता नहीं कब तक जाएगा। देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीडेड, कहाँ-कहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें चाहिए, ये पॉइंट 2 है, ठीक है? आप याद रखिएगा पॉइंट वाइज़, तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा और रिप्रेज़ेंट भी अच्छे से कर पाओगे, चाहे आप आंसर लिख रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू पैनल के सामने बोल रहे हो, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपको कहाँ चाहिए? कटिंग रेड टेप। रेड टेप आपको पता है, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स होते हैं, इसको हिंदी में लाल फीताशाही बोलते हैं आई थिंक। तो इसको, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स है, उसको हमको कम करना है। मॉडर्नाइजिंग लेबर लॉज़, जैसे मॉडर्न कंट्रीज़ के लेबर लॉज़ हैं, उस टाइप के लेबर लॉज़ बनाने हैं। ज़्यादा लेबर को प्रोटेक्शन देने जाओगे तो कंपनीज़ भाग जाएँगी, ठीक है? देन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट, डिजिटल नेटवर्क, हमको और ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल। अपने यहाँ जो एजुकेशन है वो नाम का ही एजुकेशन है। ना आप एजुकेटेड बनते हो, ना आप स्किल्ड बनते हो। आप सिर्फ़ अपने कोर्स की चीज़ें, आउटडेटेड चीज़ें रट्टे मारते हो, नंबर लाते हो, पास हो जाते हो। स्किल तो फिर आप जॉब में एक्वायर करते हो। पढ़ाई के वक़्त तो कोई स्किल होता ही नहीं इंसान के पास यहाँ पे। आप जब जॉब करते हो फील्ड में जाके या काम करते हो कंपनीज़ में, तब वो 3 साल, 4 साल में आप स्किल एक्वायर करते हो। यूनिवर्सिटी लेवल में तो कोई स्किल नहीं होता,
ठीक है? तो ना आप एजुकेटेड इंसान बनते हो कि हाँ, आपको सारी पूरी दुनियादारी पता है, आप सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड रहते हो। अगर आपने सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट के रट्टे लगाए हैं, सिलेबस के रट्टे लगाए हैं, यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। इंडिया में अगर आप ज़्यादातर ग्रेजुएट्स को पकड़ोगे ना, वो एक अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएँगे, पढ़ के समझ नहीं पाएँगे, दे कांट कॉम्प्रिहेंड इट। उनको आप एक हिंदू का आर्टिकल दे दो, अ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दे दो, दे कांट कॉम्प्रिहेंड इट। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, बट दे कांट कॉम्प्रिहेंड इट। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द जब एक इंसान अखबार पढ़ने के लिए भी लायक नहीं होता ना, तो दैट मीन्स उसके एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, भले ही डिग्रियाँ हैं उसके पास, ठीक है? सो एजुकेशन भी नहीं है और स्किल भी नहीं है। फिर सच चेंजेस विल मेक बिजनेसेस मोर कॉम्पिटिटिव एंड प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर्स। अगर हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, रेड टेपिज्म, मॉडर्न लेबर लॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल, तो फिर हमारे बिजनेसेस और बेहतर काम करेंगे, दे विल बी मोर कॉम्पिटिटिव, दुनिया के मुकाबले हम और अच्छा निकल के आएंगे और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमारे लोगों को। अच्छा फिर बूस्टिंग इनोवेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। आपको इनोवेशन पे ध्यान देना है। ये जो इन्फोसिस है, टीसीएस है, नाम की आईटी कंपनीज़ हैं, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चीप लेबर पे निर्भर करती हैं कि हमारे यहाँ के कोडर्स यूएस के कोडर से 8 गुना, 10 गुना कम पैसे में काम करते हैं। 1/10 या 1/8 पैसे पे काम करते हैं। यही हमारा एज है और कोई एज नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे कोडर्स कोई बहुत ज़बरदस्त कोडर्स हैं, अमेरिकन कोडर से फास्टर काम करते हैं या बेहतर सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सस्ते लेबर हैं, वी आर चीप लेबर और इसी बेसिस पे हमारी सारी कंपनीज़ चल रही होती हैं, चाहे वो आईटी की हो, चाहे ऑटोमोबाइल की हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। इंडिया में लोग आते ही इसलिए हैं क्योंकि सस्ता लेबर मिलता है, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमें अपने लेबर को ज़्यादा स्किल करना है, उसको एक बेहतर ह्यूमन कैपिटल बनाना है। वी मस्ट इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, प्रमोट रिसर्च, डेवलप न्यू लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़। ऐसी और टेक्नोलॉजीज़ बनानी है जो लेबर इंटेंसिव हो, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत हो। बाकी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाती हैं व्हिच इज़ कैपिटल इंटेंसिव, मतलब पैसा डालो और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेबर की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। तो दैट इज़ रॉन्ग फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में लेबर की भरमार है। एक तो उनको और हाई क्लास सेमी स्किल्ड से हाई स्किल्ड लेबर बनाना है, प्लस ऐसी चीज़ें भी लानी है जो लेबर इंटेंसिव हो, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। उसके बाद सपोर्ट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को जब वो आते हैं तभी उनसे एंजल टैक्स ले लेना, किसी ने इन्वेस्ट करा उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से टैक्स उठा लेना, दैट इज़ वेरी बैड। टैक्स रेजिम तो बहुत गंदा है अपने देश में। अभी देखो कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो जो गुकेश, उसने कुछ चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए जीते, उसमें से 4.5 तो अपनी निर्मला ताई लेके चली गई टैक्स में। तो टैक्स सिस्टम तो बहुत ही घटिया है। किससे टैक्स लेना है, किससे नहीं लेना है, ये थोड़ा हिसाब करके चलो, है ना? बड़े आदमी से लो जो नया-नया कुछ कर रहा है, उससे ही टैक्स खा जाओ आप। तो दैट इज़ सो अनफेयर। ये तो वही हो गया कि बच्चे ने कमाना बस शुरू ही करा और माँ-बाप ने सारा पैसा उसका निकाल लिया कि नहीं, अब तो टाइम आ गया कि हमारी ज़िम्मेदारी निभाओ तुम। अरे इसको 2-5 साल काम कर लेने दो, थोड़ा सेटल होने दो, फिर तो आप लेना। पहले महीने से अगर आप खाना शुरू कर दोगे तो वो ग्रो कैसे करेगा? दैट इज़ द थिंग। स्टार्टअप को सपोर्ट करना है टू ट्रांजिशन इनटू हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज, इनटू टेक्नोलॉजिकल टूल एंड क्लीन एनर्जी। जो ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है जो हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज बन रही हैं, हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज यूजिंग टेक्नोलॉजिकल टूल और क्लीन एनर्जी, जो हाई टेक चीज़ें भी यूज़ कर रही हैं, क्लीन एनर्जी भी यूज़ कर रही हैं। ऐसे कंपनी, सबको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप को सपोर्ट करना है, किसको नहीं। अब कोई स्टार्टअप है जो ऑनलाइन जुआ खिला रहा है लोगों को स्पोर्ट्स और उन सब के नाम पे, तो वो सब घटिया है, उन पर टैक्स लगाओ जितनी मर्ज़ी। बट जो क्लीन एनर्जी पे काम कर रहा है, हाई-टेक चीज़ें बना रहा है, नए एडवांस बैटरी सिस्टम बना रहा है, उसको तो बख्श दो यार, ठीक है? दिस इज़ वन थिंग। उसके बाद डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी, हमको इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। सिर्फ़ 1-2 टाइप की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं रहना है कि आईटी का सर्विस बेच के ही पैसा कमा रहे हैं या फार्मा की दवाई बेच के ही हम पैसा कमा रहे हैं। वी हैव टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, तब ना जाके हमारा एक सेफ्टी नेट बनेगा। कल को अगर एआई पूरा जो अपना सॉफ्टवेयर हम लोग लिखते हैं इन्फोसिस में, टीसीएस में, कल एआई अगर ने सारा जॉब ले लिया, तब कहाँ जाएँगे हम लोग? ठीक है? तो हमको डाइवर्सिफ़ाई करना है, दुनिया जैसे-जैसे एडवांस्ड हो रही है, वैसे-वैसे हमको एडवांस्ड बनना है कि अगर एआई के बेसिस पे भी सॉफ्टवेयर लिखे जा रहे हैं, तो उसमें भी हम ही लीडर हैं। इस टाइप का हमको करना है। टू अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़, इंडिया नीड टू एक्सपैंड सेक्टर्स लाइक advanced manufacturing services and emerging technologies, strong institutions with reduced corruption। बहुत करप्शन भी है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, है ना? वो अतुल सुभाष का केस देखिए, जुडिशियरी में कितना करप्शन निकला। तो हर इंस्टीट्यूशन में करप्शन है। वी नीड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन विद रिड्यूस्ड करप्शन, improved governance and business friendly environment are crucial to attract investment। बिजनेस फ्रेंडली, आपको इम्पार्शियल होके लोगों को हेल्प करना है बिजनेस में। ये नहीं कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे रहे हो तभी आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड अब बंद हो गया है, बट आप यू हैव टू बी ओवरऑल
बिजनेस फ्रेंडली। उसके बाद एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड चैलेंजेस, हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इंटरनल डिमांड से कम एक्सटर्नल डिमांड से ज़्यादा ग्रो होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी आप देखोगे इंडिया का एक गोल्डन पीरियड था, गुप्ता पीरियड में इंडिया का गोल्डन पीरियड था, या कोई भी आप देखो तो वो तभी हुआ है जब हमने एक्सपोर्ट करा है, बाहर चीज़ें बेची हैं। आप चीज़ों को बाहर बेचते हो और कम चीज़ें उनसे लेते हो, उनके बदले में आप पैसा लेते हो बाहर से, देन यू आर इनटू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तभी वो स्वर्ण युग शुरू होता है किसी देश का, गोल्डन पीरियड शुरू होता है जब फॉरेन का पैसा इंडिया में आता है। ये हमेशा से ऐसा ही था। गुप्ता एम्पायर के टाइम में रोम का बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यही था। वी वर इन एक्सपोर्टिंग अ लॉट एंड इंपोर्टिंग वेरी लेस। अशोक के टाइम में भी था, औरंगज़ेब के टाइम में भी यही था। औरंगज़ेब के और अशोक के टाइम में हमारी जीडीपी चाइना से भी ज़्यादा अच्छी थी, है ना? ये 2 ही टाइम थे हिस्ट्री में जब हम इंडिया की जीडीपी चाइना से ज़्यादा थी, एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे थे और हमारा कोई अल्टरनेटिव नहीं था बाहर। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट लाइक रघुराम राजन एंड रोहित लांबा सजेस्ट पाइवटिंग टुवर्ड्स सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज। हमें ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाने हैं जो सर्विस को एक्सपोर्ट करे, जहां पे इंडिया का एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। 1991 से 1991 के रिफॉर्म के बाद इंडिया इज वेरी मच इनटू सर्विस एक्सपोर्ट्स। हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो हमारा वहां पे कंपैरेटिव एज है। हमें पता है सर्विस को कैसे एक्सपोर्ट करा जाता है, तो हमें और टाइप की सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करने का सोचना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा वहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग का देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा है। 2022-23 में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अकाउंट फॉर 453 बिलियन ऑफ इंडिया 762 बिलियन एक्सपोर्ट करा है, उसमें से 453 जो है सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हुआ है, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन सी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी एक हमको एडवांटेज है, हमको इसको भी आगे बढ़ाना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स शुरू करे हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की और आवश्यकता है। जैसे पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या है कि कंपनी अगर कुछ प्रोडक्शन कर रही है, अच्छा प्रोडक्शन कर रही है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अपने लिए पैसा जनरेट कर रही है, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है हर साल जो ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, उसमें टैक्स रिबेट मिल रहा है, उसमें काफ़ी सारे आपको रिबेट्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि यू हैव द इंसेंटिव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। क्योंकि जितना अगर आप कंसिस्टेंटली हर साल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको उतनी टैक्स माफ करती रहती है। तो यू हैव एन इंसेंटिव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज योर रेवेन्यू। इसी को बोलते हैं पीएलआई स्कीम। हालांकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसे स्कीम्स को हमें और बढ़ावा देना चाहिए ताकि देयर इज एन इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद मेक इन इंडिया तो है ही, आजकल थोड़ा बात इसका कम सुनने को आ रहा है, मगर है तो आखिर ये स्कीम। अभी तक उसका एसेंस तो हवा में है ही, ग्राउंड पे कुछ है कि नहीं उतना नहीं पता, बट 4 साल 5 साल पहले तो काफ़ी इसका नाम था। वो मेक इन इंडिया का शेर भी हर जगह दिखता था, आजकल थोड़ा शेर छुपा छुपा सा फिर रहा है, बट स्टिल वी हैव द एसेंस इन द एयर। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एम्बेडेड ऑटोनॉमी। हमें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको फोकस करना चाहिए इन द न्यू एज टेक्नोलॉजीज। जैसे इंडियाज मेन फोकस ऑन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल, प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट टू इंप्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया में ये जो सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, ये ऑलरेडी दे आर डूइंग वेल, ठीक है। टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल तो डेफिनेटली आर डूइंग वेल, बट इसमें और ज़्यादा हमें फ़ोकस करना चाहिए, हमें परफ़ॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट देना चाहिए। मतलब जितना आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। समथिंग लाइक अ पीएलआई स्कीम इटसेल्फ, कि जितना आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, जितना आप रेवेन्यू बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, उतना आपको सपोर्ट मिलता रहेगा ताकि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, ठीक है। पीटर इवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड इकोनॉमी सजेस्ट स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट बिज़नेस कोलैबोरेशन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक सोशियो पॉलिटिकल एक इकोनॉमिस्ट हैं, पीटर इवेंस। इनका ये कॉन्सेप्ट है एम्बेडेड ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेसेस ये दोनों कोलैबोरेशन में काम करेंगी ताकि इंडस्ट्रियल अपने इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसको एम्बेडेड इकोनॉमी बोलते हैं, बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्री बाय कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, ठीक है। इसको एम्बेडेड इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इंडिया के नॉलेज इकोनॉमी पोजीशन को बढ़ाना। जैसे नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 109, जो कि बहुत बुरा स्कोर है। पूरे वर्ल्ड में अगर आपका 109th स्कोर है तो बहुत बुरा है। टोटल स्कोर अगर आप देखें तो 306 आउट ऑफ 10, बहुत बुरा, हार्डली 30%। तो दिस रिफ्लेक्ट्स लो यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। अपने यहाँ इतने लोग हैं, इतना डेमोग्राफी है, अगर इसके बावजूद आपके इतना बुरा मार्क्स आ रहा है, आपका ये जो नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स में इतना बुरा रैंक है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो हमारा जो नंबर है वो 0.64 है, तो विच सिग्नल्स पुअर एम्फोसिस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अपना एजुकेशन भी
खराब है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन को देखा जाता है, हेल्थ केयर को देखा जाता है, पैसे को देखा जाता है। तो इकोनॉमी तो चलो ले दे के किसी तरीके से पीपीपी टर्म्स में ठीक है, बट एजुकेशन अपना बहुत बुरा है, हेल्थ केयर अपना बहुत बुरा है। तो हिंडरिंग इट्स नॉलेज इकोनॉमी पोटेंशियल। अगर एजुकेशन नहीं होगा और हेल्थ लोगों का खराब होगा, तो क्या ही नॉलेज लोगों का बढ़ेगा, ठीक है? तो नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स में इसीलिए हम बुरा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम अपना एजुकेशन इंडेक्स भी बेकार है और अपना हेल्थ में भी रैंकिंग बेकार है, ठीक है? देन डिक्लाइनिंग सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सरकार खर्चे कम कर रही है सोशल सेक्टर पे। सोशल सेक्टर कैसे सेक्टर को किसको बोलते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सोशल सेक्टर है। इन सब में सरकार खर्चे कम कर रही है, ठीक है? 0.21% ऑफ आवर जीडीपी और 0.27% ऑफ आवर जीडीपी 2021 और 2024 में ये हेल्थ और एजुकेशन पे अपना टोटल खर्चा है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने लोग हैं, इतना काम है, और आप आलतू फालतू काम इतने करते रहते हो, और अपने देश के लोगों के हेल्थ और एजुकेशन के लिए सिर्फ 0.21%, 0.27%, ये कोई बात है? ये कोई बात है? आप हज़ारों करोड़ की मूर्तियाँ बना देते हो, हज़ारों करोड़ के बिल्डिंगें बना देते हो, और आम लोगों के हेल्थ और एजुकेशन पे इतना कम पैसा, है ना? लाडली बहना, लाडली भाई, ये वो करके आप हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए उसमें बहा देते हो जस्ट टू गेट वोट्स, बट जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उस पे आप इतना कम खर्चा करते हो। सो वी हैव दिस प्रॉब्लम व्हिच इज़ डिक्लाइनिंग सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। Inadequate investments weaken the foundation for long-term socio-economic growth, contributing to its middle income trap. मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे रहने का ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा नहीं करोगे, तो लॉन्ग टर्म जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो नहीं आएगा, ठीक है? चाइनीज लोगों को अगर आप देखो, आज से 40 साल पहले का अगर फोटो देखो ना चाइनीज लोगों के, वो एकदम पतले, भूखे, नंगे टाइप के लोग थे, गरीबी से भरे हुए थे। आजकल एक एवरेज चाइनीज इंसान को देखो, वो इंडियन से ज्यादा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नजर आता है, क्योंकि उन्होंने उनके हेल्थ पे काम करा है। और एक जनरेशन के हेल्थ को अच्छा होने के लिए ना 30-40 साल लग जाता है, तब जाके आपको उसका रिजल्ट दिखता है। आज अगर हम अपने जनरेशन को का हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसका खाना-पीना, हर चीज़ हम केयर करें, तो हम देखेंगे कि 30 साल, 40 साल बाद जो एवरेज इंडियन है, वो आज के इंडियन से ज़्यादा मजबूत और हेल्दी नज़र आएगा। वो तभी हो सकता है जब हम इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे, और इसका रिजल्ट 30 साल, 40 साल बाद आता है। बट गवर्नमेंट को तो 2 महीने बाद के इलेक्शन से ज़्यादा उनकी नज़र जाती ही नहीं है कि हमको ये अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। उसके लिए लाडली बहना, लाडला चाचा, लाडला ताऊ, लाडला आंटी, लाडला अंकल, यही करते रहो, और उससे 2 महीने का जो टाइम है उसमें आप इलेक्शन जीत जाते हो, एंड दैट्स इट। तो लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ वी डोंट हैव। दिस इज़ वन प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डेमोक्रेसी। देखा गया है कि जो हायर इनकम कंट्रीज है, जहाँ पे लोगों का पेट भरा हुआ है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यूएस में देख लो, अच्छे से काम कर रहा है। नॉर्वे, स्वीडन का एग्जांपल देख लो, सिंगापुर देख लो, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ढंग से काम करते हैं, करप्शन नहीं होता है, क्योंकि लोगों का पेट भरा हुआ है, लोगों को चोरी-चकारी, करप्शन करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको अपनी डेमोक्रेसी को सुधारना है, आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। वी आर स्टक इन दिस $2600 पर कैपिटा इनकम ट्रैप, ठीक है? हमको शायद 10 साल लग जाएँगे इसको 5000 तक पहुँचाने में, ठीक है? इसको 5000 तक पहुँचाने में। ये हो गया। चाइना इज़ ऑन 13,000। एक एवरेज चाइनीज़ जो है $13,000 कमा रहा है पर ईयर, और अपन के लोग $2600। वो हम लोगों से 5 गुना ज़्यादा अमीर है। उनका पेट भरा हुआ है, इसीलिए वो अच्छे से काम कर रहे हैं। उनका इंस्टीट्यूशन भी अच्छे से, भले डेमोक्रेसी नहीं है, पर कम से कम शांति है उधर। लोगों का जब तक पेट भरा होता है ना, वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। वो सऊदी अरेबिया में देख लो, मोनार्की है, पर वो अमीरी है, वहाँ पे सबका पेट भरा हुआ है, तो वो खुश हैं, मोनार्की में भी खुश हैं। ठीक है? आम आदमी का अगर पेट भरा हुआ होता है, तो देश में शांति होती है, इंस्टीट्यूशंस आपके ढंग से काम कर रहे होते हैं। ठीक है? नहीं तो गरीब आदमी में डेमोक्रेसी में क्या, मोनार्की में क्या, वो हर जगह परेशानी होता है, अगर आप उसका पेट नहीं भरोगे तो। ठीक है? तो डेमोक्रेसी का अचार डालना है इसमें। तो हर इंस्टीट्यूशन को जो सिस्टम है वो अच्छे से चलेगा, अगर लोगों का पेट भरा हुआ होता है। तो आपको इनकम बढ़ाने पे हमेशा ज़ोर देना है। नहीं तो कितना भी आप नेशनलिज़्म की बात करो, डेमोक्रेसी की बात करो, वो नहीं चलनी है, अगर लोग भूखे हैं तो। तो दीज़ कंट्रीज़ रैंक हाई ऑन केईआई, जो नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स की बात कर रहे थे, दे आर हाई ऑन केईआई, एम्फसाइज़ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्रूशियल फॉर ट्रांजिशनिंग टू अ हाई इनकम इकोनॉमी। तो ये देश जो हैं, इनका रैंक केईआई में ज़्यादा है। दे हैव एंड एम्फसाइज़ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, उसमें भी इन लोगों का रैंक काफ़ी अच्छा है। तो ये रेडी होते हैं टू ट्रांजिट इनटू हाई इनकम इकोनॉमी, और ज़्यादातर ये सब हाई इनकम इकोनॉमीज़ ही होती हैं। अच्छा, देन राइजिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अपने देश में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। इंडिया फेसेस स्टार्क इनइक्वालिटी विथ टॉप 10% कंट्रोलिंग 80% ऑफ द वेल्थ। जो टॉप के 10% है, वो 80% वेल्थ लेके बैठे हैं, और जो आधी जनता है, जो नीचे की आधी जनता है, 50% लोग, उनके पास सिर्फ देश का 3% वेल्थ है। तो दिस शोज़ इनइक्वालिटी। इसको एलाबोरेट और क्या ही करें। देन पैंडेमिक जो आया, कोविड, दैट हैज़ वर्सेंड द पॉवर्टी। इसके बाद से देश में गरीबी की दर जो है ना, वो बढ़ती ही चली गई है कोविड के बाद, विथ 228.9 मिलियन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। ठीक है? ऑलमोस्ट आप देख लो,
23 करोड़ लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं इंडिया में। टैक्सिंग द वेल्दीएस्ट 1% कुड फंड क्रिटिकल पब्लिक सर्विसेज एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। अगर आप टॉप 1% को अच्छे से टैक्स करो तो आपको आपके आपके पास देश के ऊपर खर्च करने के लिए काफ़ी पैसे आ जाते हैं। बट मुश्किल ये है कि लूप होल्स हमेशा होते हैं। जो वेल्दीएस्ट लोग हैं वो ट्रस्ट बना लेते हैं, वो कुछ ना कुछ करके वो अपना पैसा बचा ही लेते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। प्लस अगर ये टॉप 1% ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करा है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करा है, तो गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिटिकल विल भी नहीं होता इनको टैक्स करने का। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्लोबल वैल्यू चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। ग्लोबल वैल्यू चेन किसको बोलते हैं? ग्लोबल वैल्यू चेन जीवीसी ये होता है कि अगर मान लो आईफोन है, तो आईफोन अपना चिप ताइवान से बनवा रहा है, स्क्रीन जापान से बना रहा है, सॉफ्टवेयर इंडिया से लिखवा रहा है और असेंबल चाइना में कर रहा है, और फिर वो आईफोन बना के अमेरिका में बिक रहा है, यूरोप में बिक रहा है। तो ये जो चीज़ है, अगर इंडिया सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, इंडिया जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, इट इज़ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वैल्यू चेन, क्योंकि वो चीज़ आगे जाके एक हाई एंड चीज़ पे लगने वाली है और बड़े बाजार में बिकने वाला है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। अगर आप जैसे मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ इंडिया में अगर असेंबल हो रहा है, तो वो पार्ट्स कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में सब चीज़ें असेंबल हो रही है, फिर वो आगे जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। वहीं पे अगर आप आलू, प्याज, टमाटर ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। जो चीज़ बन रहा है और बन के हाई एंड मशीन में लग रहा है ना, उसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट होना। नॉर्मल चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट कर आयरन और इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। आलू, प्याज, कपड़े, टेक्सटाइल, कॉटन, धागा, ये सब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इट इज़ लो वैल्यू, और इनको बनाने के लिए आपके लेबर का हाई स्किल्ड होना भी ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो लो स्किल्ड लेबर ऐसे बेकार सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो ग्लोबल वैल्यू चेन की चीज़ें एक्सपोर्ट करना है। तो अगर आप देखें इंडिया में जितना एक्सपोर्ट होता है, 40% चीज़ें जो हैं वो जीवीसी का पार्ट है, बाकी 60% जो चीज़ें हैं वही आलू, प्याज, आयरन और इन सब की कैटेगरी में आता है। वहीं पे चाइना में अगर आप देखो तो चाइना में 70% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ जीवीसी। इसीलिए उनका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा महँगा एक्सपोर्ट है, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं एक्सपोर्ट से कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर वगैरह है या मर्सिडीज़ या आईफ़ोन के पार्ट्स, वो सब चीज़ें हैं जो जीवीसी का पार्ट है। बाकी जो अपना एक्सपोर्ट है वो बकवास चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमको ये 40% को 70% तक लेके जाना है, 80% तक लेके जाना है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट शुड बी पार्ट ऑफ जीवीसी। ठीक है? एंड फोकस ऑन लो वैल्यू एक्सपोर्ट। अभी इंडियाज़ लिमिटेड इंटीग्रेशन इनटू जीवीटी, और हमारा जो फोकस है दैट इज़ इनटू लो वैल्यू एक्सपोर्ट लाइक टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ये सब फालतू चीज़ें एक्सपोर्ट करके इट हिंडर्स इकोनॉमिक एडवांसमेंट। ठीक है? इसमें कोई अभी अफ्रीका तो देखो इतना माइन एक्सपोर्ट करता है, कौन सा अमीर हो गया, कौन सा उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, वो और ये सब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये सब एक्सपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करो जो बनाने के लिए आपको हाई स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत है। तो लोग पढ़ लिख के वो चीज़ काम करेंगे और उसमें पैसा भी ज़्यादा कमाएँगे। अब एक आयरन ओर का लेबरर ज़्यादा पैसे कमाएगा कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला ज़्यादा पैसे कमाएगा, या एक चिप मैन्युफैक्चर करने वाला ज़्यादा पैसा कमाएगा। अपने यहाँ जो एक्सपोर्ट हो रहा है, या तो किसान है वो बेचारा आलू, प्याज और चावल ये सब उगा रहा है, वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जो पैसे बनते हैं वो जीवीसी की चीज़ों में बनते हैं। ठीक है? तो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट आर नीडेड टू क्लाइंब द वैल्यू चेन एंड क्रिएट ट्रेड रिलेटेड जॉब्स। उसके बाद या फाइनल पॉइंट है ये, स्ट्रक्चरल वीकनेस एंड सॉल्यूशन। इंडिया में जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास, इनएफिशिएंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ऑल दीज हैम्पर्स आवर प्रोडक्टिविटी एंड डिले रिफॉर्म। एड्रेसिंग दीज डेफिशिएंसीज, एनहांसिंग इनोवेशन, क्लोजिंग स्किल गैप एंड सपोर्टिंग हाईटेक इंडस्ट्रीज आर एसेंशियल फॉर इंडिया टू एस्केप द मिडिल इनकम ट्रैप एंड अचीव सस्टेन्ड ग्रोथ। तो 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, 4-5 तो आप यूज कर ही सकते हैं। अच्छे पॉइंट अगर आपने पूरा सुना होगा तो अच्छे पॉइंट्स आपको मिले होंगे। यूपीएससी का आंसर लिखना हो या एमबीए के इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, आपको ये सारे पॉइंट्स बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है? आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू।